हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेईई। जैसा कि आप जानते हैं, सर्कल के हम एडवांस लेवल के PYQs कर रहे थे। उसी सीक्वेंस के अंदर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन जेईई एडवांस 2018 का। क्या बोल रखा है इसके अंदर? लेट कैपिटल एस बी द सर्कल इन XY प्लेन डिफाइंड बाय x² + y² = 4। और इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है, क्योंकि ये कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन था, तो इसके अंदर एक्चुअली इन्होंने दो पार्ट दे रखे थे। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्या बोल रखा है इसमें? Let E1, E2 and F1, F2 be the chords of S passing through the point P 1, 1 and parallel to x-axis and y-axis respectively. Let capital G1, G2 be the chord of S passing through P and having slope -1. Let the tangents to S at E1 and E2 meet at E3. Tangents to S at F1 and F2 meet at F3 and tangents to S at G1 and G2 meet at G3. Then the points E3, F3 and G3 lie on the curve. ये अब हमें चार कर्व्स की इक्वेशन दे रखी है और हमें इसके अंदर ये बताना है कि बेसिकली जो लोकस होगा वो कहाँ पर लाई करेगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी सा है, लेकिन अगर आपने इसकी रफ फिगर को ड्रॉ नहीं किया तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सा फील होगा। तो हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिल्कुल अपने बेसिक रफ इमेजिनेटिव फिगर से। तो हमने क्या करा, सबसे पहले XY एक्सिस को ड्रॉ कर लिया और यहां पर ये जो हमें एक सर्कल दे रखा है, रफली इसको ड्रॉ कर लिया है। ये इसके सेंटर पॉइंट हो गए 0, 0 और ये जो डिस्टेंस आ रही है हमारे पास ये आएगी 2, 0 और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा 0, 2। अब इन्होंने क्या बोल रखा है हमसे कि E1, E2 एंड F1, F2 कॉर्ड्स हैं S की। इस सर्कल का नाम इन्होंने क्या दे रखा है? S। इस सर्कल S की ये दो कॉर्ड्स हैं E1, E2 एंड F1, F2 और क्या बोल रहे हैं, ये पास हो रही हैं किसी एक पॉइंट 1, 1 से। तो सबसे पहले तो हम यही पता लगा लेते हैं कि 1, 1 जो है वो इस सर्कल के अंदर है या बाहर है। हमें इतना समझ में आ जाएगा कि जब कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये पॉइंट अंदर ही होगा। लेकिन मान लो किसी बच्चे को ये भी नहीं पता है कि अगर उसे ये चेक करना हो कि कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है या सर्कल के ऊपर है, तो उसका एक तरीका होता है कि अगर हमारे पास जो भी सर्कल की इक्वेशन है उसमें जो भी पॉइंट हम चेक कर रहे हैं, अगर उस पॉइंट को सेटिस्फाई कराने पर हमारे पास सर्कल की ये जो इक्वेशन थी उसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है तो हमारे पास पॉइंट इनसाइड में होता है। अगर हमारे पास इक्वल टू 0 के इक्वल आ रही है वैल्यू, तो वो हमारा जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर अवेलेबल होगा। और अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट जो कि हम सर्कल के रिस्पेक्ट में चेक करना चाह रहे हैं कि वो सर्कल के अंदर होगा या बाहर, उसकी वैल्यू पुट करने पर, उस पॉइंट की वैल्यू सेटिस्फाई कराने पर सर्कल की इक्वेशन के अंदर अगर हमारे पास सर्कल की जो वैल्यू आ रही है, सर्कल की इक्वेशन के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 0 आएगी, तो वो हमारा पॉइंट आउटसाइड माना जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर अगर हम 1, 1 को सेटिस्फाई करा के देखते हैं तो हम देख रहे हैं यहां से भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। 1 + 1 -4 ये नेगेटिव वैल्यू देता है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट अंदर ही है। तो अगर किसी के मन में ऐसा कोई डाउट भी आता है कि यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 1, 1 पॉइंट जो है वो बाहर तो नहीं है, तो वो इससे भी क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। खैर, क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है कि ये कॉर्ड्स हैं E1, E2 एंड F1, F2 और इस तरीके से हैं कि यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। मतलब लेट से अभी के लिए हमने कोई एक पॉइंट मान लिया, ये क्या है हमारे पास 1, 1। अब इस पॉइंट के लिए इसको नाम भी दे रखा है इन्होंने P करके। अभी हम वो नाम वगैरह नहीं लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड है, उसके हिसाब से ही हम एडजस्ट करके बाद में इसका नाम लिखेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, E1, E2 जो है वो x एक्सिस के पैरेलल, तो x एक्सिस के पैरेलल कॉर्ड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1, 1 वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? कुछ इस टाइप की सी कॉर्ड आ जाएगी। लेट से ये हमारे पास हो गई E1, E2। इसको हमने नाम भी दे दिया E1 एंड E2 और इस S को अभी के लिए हमने थोड़ा यहां कहीं पर बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, जो F1 F2 है वो y एक्सिस के रेस्पेक्टिवली क्या है,
परपेंडिकुलर, ये पैरेलल है, तो y एक्सिस ये हो गई हमारे पास, और इसके पैरेलल हमारे पास जो कॉर्ड आ जाएगी वो कुछ इस टाइप की सी आ जाएगी। ध्यान से देखेंगे, ये हो गई हमारे पास F1 F2। अब हमने क्या करा, अभी के लिए इस पॉइंट को लिख लिया P, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास 1,1। अब आगे देखते हैं, इन्होंने क्या बोल रखा है, लेट G1 G2 बी द कॉर्ड ऑफ S, मतलब अब इन्होंने इन दो कॉर्ड्स के अलावा भी एक और कॉर्ड बोल रखी है G1 G2। इसमें क्या बोल रखा है, बी द कॉर्ड ऑफ S, मतलब इस सर्कल की हमारे पास एक और कॉर्ड है G1 G2 पासिंग थ्रू P एंड हैविंग स्लोप -1। जिस बच्चे को थोड़ी सी बेसिक आइडिया है सर्कल के अंदर और लाइंस के बारे में भी, स्ट्रेट लाइन के बारे में भी, तो वो जैसे ही स्लोप -1 के बारे में सुनेगा उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ सिमेट्री फॉलो कर रही है। वो कैसे, आप देखेंगे कि जो हमारे पास नॉर्मल XY एक्सिस के अंदर y = x वाली लाइन होती है, उसका स्लोप होता है हमारे पास 1, और हम जानते हैं दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है m1 m2 = -1। मतलब अगर इस लाइन का स्लोप m = 1 है तो इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप कितना आएगा, -1। और क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ -1 की, तो ऑब्वियसली लाइन यहां पर जो -1 स्लोप वाली जो लाइन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी कि जो y = x वाली लाइन होगी उसके वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। अब हमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि y = x वाली लाइन कौन सी होगी, जो 0,0 से पास हो रही होगी एंड 1,1 से भी पास हो रही होगी। अगर आपको इसका स्लोप कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहां पर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से स्लोप कितना आता है हमारे पास 1। तो जो लाइन होगी वो इस पॉइंट से पास होने वाली इस लाइन से इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होगी। अब इसके अलावा एक और चीज पर ध्यान देना है हमें, ये जो 2,0 है और ये 0,2 है, यहां पर ये जो लाइन है हमारे पास, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इस लाइन को मतलब इन दो पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं 0,2 एंड 2,0 को, तो इनसे बनने वाली जो लाइन होगी उसका भी जो स्लोप होगा वो कितना होगा, -1। इतनी बात अगर हमें समझ में आ जाती है तो हमारा काफी कुछ काम हो जाएगा। तो हमने क्या करा, अभी के लिए इस लाइन को इस लाइन के परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर लिया, और अभी हमें ये नहीं पता है कि ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लेट से अभी के लिए हमारे लिए ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारे लिए G1 और ये हो गया हमारे लिए G2। लेकिन हमें अभी इतनी बात समझ में आ रही है कि ये जो लाइन है इसका स्लोप -1 है, और उसके अलावा इसका जो ये पॉइंट है P, ये इससे पास हो रही है G1 G2। इसके अलावा हमारे पास ये जो E1 E2 वाली लाइन है इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता रखा है, जो भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी वो y = b टाइप की लाइन होती है, और जो भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है वो x = a टाइप की लाइन होती है। और क्योंकि ये लाइंस बेसिकली अभी के लिए हम इन कॉर्ड्स को एज अ लाइन ट्रीट कर सकते हैं, तो ये जो ये लाइन है हमारे पास E1 E2 वाली, ये लाइन ये किस टाइप की है, ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये y = b टाइप की लाइन हो जाएगी। और यहां पर हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है y का कितना, 1, तो ये हमारे पास लाइन हो गई y = 1। और ये वाली लाइन F1 F2 जो एज अ कॉर्ड वर्क कर रही है यहां पर, ये भी 1,1 से पास हो रही है, तो इसकी लाइन हो जाएगी x = a टाइप की, और वो एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, तो यहां पर ये लाइन हो जाएगी हमारे पास x = 1 टाइप की लाइन। अब अगर हमने एक बार इस बेसिक रफ फिगर को अगर समझ लिया तो हमारे लिए क्वेश्चन को आगे तक सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इस रफ फिगर को समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडवांस लेवल पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इन्होंने जो टर्मिनोलॉजी जो दे रखी है, मतलब जो इन्होंने E1 E2 F1 F2 G1 G2, उसके अलावा E3 F3 G3, उसके अलावा सर्कल S और सर्कल की इक्वेशन, जो इतनी सारी जो क्वांटिटीज जो हमें दे रखी हैं, ये IIT अपने क्वेश्चन के अंदर एक इस टाइप की ब्यूटी देता है कि बच्चा इतने सारे वेरिएबल्स या अननोन्स को सुन के देख के थोड़ा घबरा जाए। खैर,
हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं और हम बेसिक फिगर को बनाना जानते हैं। जैसे ही हम बेसिक फिगर को बनाएंगे काफ़ी कुछ चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। खैर, तो अगर हम इस लाइन के बारे में बात करते हैं, G1 G2 वाली लाइन के लिए हमने लिख लिया लाइन G1 G2। तो इसके लिए हम देख सकते हैं, हम यहां पर बोल सकते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू, क्योंकि ये जो लाइन बनेगी इस कॉर्ड की वो 1,1 से तो पास हो रही है और इसका स्लोप कितना दे रखा, -1 टाइम्स x माइनस x1। ये कुछ इक्वेशन बन के आएगी हमारे पास y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, और ये इक्वेशन हो गई हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो हम देख रहे हैं ये जो लाइन बन के आई है ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 टाइप की लाइन बन के आई है। मतलब ये जो हमारी G1 G2 वाली ये जो कॉर्ड होगी वो किससे पास होगी, ये जो हमारे पास 2,0 पॉइंट है एंड 0,2 पॉइंट है। तो इन दोनों ही पॉइंट से ये पास होती हुई ये कॉर्ड हमारे पास बन जाएगी और हमने इसको थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें जितने भी G1 G2 E1 E2 F1 F2 के जो पॉइंट्स हैं वो आ गए हैं। आप कहेंगे कि E1 E2 के तो पॉइंट्स नहीं आए हैं और ना ही F1 F2 के हैं, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे। ये जो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आई है y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1, इनको हम अगर सर्कल में सेटिस्फाई करा देंगे तो हमारे पास ये E1 E2 एंड F1 F2 वाली पॉइंट्स भी आ जाएंगे। खैर, ये हम इन्हें निकाल लेते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट कौन कौन से आ जाएंगे देखते हैं। यहाँ पर जब हमने इस E1 E2 के लिए बात करते हैं, जब y इक्वल्स टू 1 वैल्यू जब हमने पुट करी तो हमारे पास हो रहा है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4, और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है हमारे पास प्लस माइनस √3। तो हमारे पास E1 E2 के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये ऑब्वियसली हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट पड़ रहा है तो ये माइनस में ही आएगा, तो -√3,1, और E1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास √3,1। और इसी तरीके से जब हम x इक्वल्स टू 1 को जब हम पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन के अंदर इस वाली लाइन के लिए, इन पॉइंट्स के लिए, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से y के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हमारे पास प्लस माइनस √3। तो यहाँ पर हमारे पास F1 और F2 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। यहाँ से देखेंगे, देखिए x कोऑर्डिनेट तो 1 ही बना हुआ है, तो 1, माइनस √3, क्योंकि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास 1, √3। अब हम प्रॉपरली बोल सकते हैं कि हमारे पास E1 E2 F1 F2 एंड G1 G2 इन सबके ही इक्वेशंस, इन सबके ही जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए हैं और इनकी इक्वेशंस भी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। इन्होंने यहाँ पे बताया था लेट G1 G2 बी द कॉर्ड ऑफ S पासिंग थ्रू P एंड हैविंग स्लोप इतना, वो हमने यूटिलाइज करा लिया है। आगे क्या बोलते हैं, लेट द टेंजेंट्स टू S एट E1 एंड E2 मीट एट E3 and tangents to S at F1 and F2 meet at F3 and tangents to S at G1 and G2 meet at G3, then the points E3, F3 and G3 lie on the curve। यहाँ पर सिंपल से हमें इतना समझ में आ रहा है कि अगर इस E1 और इस E2 से अगर दो टेंजेंट्स को अगर ड्रॉ किया जाता है इस सर्कल के लिए, उसी तरीके से अगर G1 G2 पर भी अगर हम टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं और उसी तरीके से अगर हम F1 एंड F2 पर भी अगर टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं, तो जो बनने वाली जो हमारा लोकस होगा, मतलब इन तीनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होगा, इन तीनों ही कॉर्ड से इनके अलग अलग जो 2 पॉइंट्स हैं, या ऐसा भी बोल सकते हो टोटल जो 6 पॉइंट्स हैं, ये जैसे इन 2 पॉइंट्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इन G1 G2 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा और इन F1 F2 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा E3 F3 एंड G3 रेस्पेक्टिवली, किस पर्टिकुलर कर्व के ऊपर पाए जाएंगे, मिलेंगे, वो इक्वेशंस इन्होंने हमें दे रखी है। तो हम इसके अंदर टेंजेंट्स की इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं और उनको सॉल्व करके हम वो कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं जो कि हमें मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, वो क्या, क्योंकि ये जो दोनों के दोनों पॉइंट्स हैं सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। उसी तरीके से हमारे पास ये जो F1 F2 पॉइंट्स हैं वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं एक्स एक्सिस के अबाउट,
और उसी तरीके से ये वाले जो पॉइंट्स हैं हमारे पास G1 G2 जो पॉइंट्स हैं वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है किसके अबाउट, y इक्वल टू x वाली लाइन के अबाउट। तो यहां से हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे इन F1 F2 E1 E2 एंड G1 G2 के, वो या तो हमें y एक्सिस पे मिलेंगे या हमें x एक्सिस पे मिलेंगे, तीनों के तीनों पॉइंट्स, या फिर हमें y इक्वल टू x वाली लाइन पर मिलेंगे। तो अब हम इसे थोड़ा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास E1 E2 के थ्रू जो टेंजेंट की इक्वेशंस आएंगी हम पहले उनको लिख लेते हैं। तो E1 E2 का यूज करके जो टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास आएगी, अगर आपको याद आ रहा हो, हम जो टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं कब, जब हमारे पास x1 y1 पॉइंट सर्कल के ऊपर अवेलेबल होता है, उसकी इक्वेशन हो जाती है हमारे पास x1 प्लस y1 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, या जो भी आपको ए स्क्वायर दे रखा है वो हम लिख देते हैं। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट जो कि सर्कल के ऊपर ही अवेलेबल है उससे पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन को लिखते हैं, तो वो कितनी हो जाती है, x1 प्लस y1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर टाइप से। तो यहां से हमारी इक्वेशन E1 पॉइंट पर आ जाएगी √3x प्लस y इक्वल्स टू 4, और उसी तरीके से E2 पॉइंट पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -√3x प्लस y इक्वल्स टू 4। तो अगर हम इन दोनों ही इक्वेशंस को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 4, और अगर y की वैल्यू 4 रख देंगे तो हमारे पास यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब E1 E2 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमें समझ में आ रहा है, वो यहां कहीं पर y एक्सिस के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, और ये कुछ इस टाइप का सा हमें दिखाई देगा। हम यहां पर ज़्यादा फिगर को और इलैबोरेट करके ड्रॉ नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि फिर हमें बहुत सारे पॉइंट समझ में नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम इमेजिनेट कर पा रहे हैं कि E1 E2 जो हैं वो कुछ इस टाइप से E3 पॉइंट पर मिलेंगी और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,4। तो हमने अभी के लिए लिख दिया E3 के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 0,4। इसी तरीके से हमने F1 F2 के लिए भी टेंजेंट की इक्वेशंस को अगर ड्रॉ किया तो ध्यान से देखेंगे टेंजेंट की इक्वेशन कुछ इस टाइप से x एक्सिस पर सिमेट्रिकली इंटरसेक्ट करेंगी एट पॉइंट F3। तो ये हो जाएगा हमारे लिए, अगर हम टेंजेंट्स की इक्वेशन को अगर यहाँ से लिखते हैं, ये पॉइंट क्या आया था हमारे लिए 1,√3, तो ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस √3y इक्वल्स टू 4 एंड x माइनस √3y इक्वल्स टू 4। और जब हमने इनको सॉल्व किया तो हम देख रहे हैं x की वैल्यू 4 आ रही है एंड y की वैल्यू जब हमने x पुट करा तो वो कितनी आ रही है 0। तो यही कोऑर्डिनेट हमारे F3 पॉइंट के हो जाएंगे। वो कितना हो जाएगा हमारे पास 4,0। तो ये पॉइंट हमारे पास कितना आ रहा है 4,0। अब इसी तरीके से हमें इस G1 एंड G2 पॉइंट से पास होने वाली जो टेंजेंट होगी उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को भी कैलकुलेट करना है। तो लेट्स से अभी के लिए हमें जो नाम दे रखा है हमने उसको एज इट इज ही लिख दिया G3, बस अब इसके कोऑर्डिनेट और निकल जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने क्या करा, इन पॉइंट से पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन को भी लिखा। वो कितना हो जाएगा हमारे पास 0 टाइम, पहले हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन बता देते हैं। G1 G2 के लिए अगर हम बात करने वाले हैं तो हमारे पास इक्वेशन आएगी टेंजेंट की 0 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू 4, जो कि हमें मिल जाएगी किस तरीके से करके y इक्वल्स टू 2। और इसी तरीके से जब हमने G2 के ऊपर लाइन को ड्रॉ किया टेंजेंट लाइन को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 0 टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू, ये हमें देगा x इक्वल्स टू 2। और हम यहाँ से डायरेक्टली भी देख पा रहे हैं जो टेंजेंट इस पॉइंट से पास होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, और जो टेंजेंट लाइन इस G1 पॉइंट से पास होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, या बोल सकते हो पैरेलल टू x एक्सिस।
तो यहाँ पर ये लाइन जब 0,2 से पास होएगी तो ये y इक्वल्स टू 2 टाइप की लाइन होगी, और जब ये लाइन यहाँ पर टेंजेंट की लाइन इस तरीके से पास होएगी जो कि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगी, तो ये x इक्वल्स टू 2 टाइप की लाइन होगी, वही हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास G3 कोऑर्डिनेट भी आ रहा है। तो वो कितना आ रहा है हमारे पास 2,2। अब ये तीनों ही पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, और क्योंकि हमें काइंड ऑफ लोकस बताना है, मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये किस पर लाई करेंगे वो बताना है, तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये सारी की सारी इक्वेशन दे रखी हैं, और ये बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन दे रखी हैं। अगर हम इनके अंदर इन तीनों ही पॉइंट्स को अगर सेटिस्फाई करा के देखना चाहते हैं कि कौन सी इक्वेशन में तीनों ही पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे पहली जो इक्वेशन है, अगर हमने स्ट्रेट लाइन को थोड़ा बाय हार्ट पढ़ रखा है तो हम देखते के साथ ही समझ जाते हैं कि ये जो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इसके अंदर ये बिल्कुल करेक्टली फिट बैठते हैं, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। ये बात करी है हमने मेथड 1 की। अभी हम बात करेंगे मेथड 2 की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर एक ही क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे मेथड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, काफ़ी ज़्यादा इलाबोरेट करके हमने अपनी सारी इमेजिनेशन को यूज़ करके इसको सॉल्व किया है। अब बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। अब हम इसके सेकंड मेथड की बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमें E3, F3 और G3 से पास होने वाले कर्व की इक्वेशन को बताना है, तो हम क्या करते हैं, कोई एक कॉमन पॉइंट Q मान लेते हैं उस कर्व के ऊपर जिसके ऊपर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं। मतलब हमने कोई एक पॉइंट R मान लिया, R तो हमने कुछ एज्यूम नहीं कर रखा है, तो हमने कोई एक पॉइंट R एज्यूम कर लिया अभी के लिए, और इसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने H, K। अब आप कहेंगे कि इस कोऑर्डिनेट को एज्यूम करने का क्या फ़ायदा रहेगा। इसका बहुत फ़ायदा है। वो कैसे कि अगर हम इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट को एज्यूम करके इसके इस पॉइंट से यहाँ पर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को पास करा देते हैं, मतलब हम दो टेंजेंट्स को ड्रॉ कर देते हैं कैसे भी करके, और यहाँ से जब हम दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे तो इनके मीटिंग पॉइंट पर जो बनने वाली जो कॉर्ड होगी, उस कॉर्ड के लिए हम बोल दें कि वो कॉर्ड, क्योंकि सारी ही कॉर्ड जो हैं किस पर्टिकुलर एक पॉइंट से पास हो रही हैं 1,1 से, तो हम यहां से अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व को निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, लेट R, H, K be a point on the curve containing the points, बेसिकली कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स E3, F3 एंड G3। देन हमने क्या करा, इससे दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया। तो जब हमने टेंजेंट्स को ड्रॉ किया तो हमारे पास कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आ जाएगी। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर सर्कल की इक्वेशन के लिए, तो इसकी भी इक्वेशन हमें याद आनी चाहिए। वो कुछ इसी टाइप की सी होती है, x(x1) + y(y1) = 4। बच्चे को पढ़ते हुए ये ध्यान रखना है कि कहाँ तो हमें टेंजेंट की इक्वेशन को यूज़ करना है और कहाँ हमें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन को देखना है। तो यहाँ से आपने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन को जब बनाया तो ये आपके पास बन के आ जाएगी x टाइम्स ऑफ h प्लस y टाइम्स ऑफ k इक्वल्स टू 4। अब ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है हमें समझ में आ रहा है इस इक्वेशन के हिसाब से, सर्कल के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से कि ये किससे पास होती है, पॉइंट P 1,1 से, और यही इसका टर्निंग पॉइंट है। जब आप इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को 1,1 से पास करा दोगे तो बनने वाली इक्वेशन आपकी कुछ हो जाएगी, h टाइम्स 1 प्लस k टाइम्स 1 इक्वल्स टू 4। और क्योंकि ये काइंड ऑफ लोकस ही आप कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पर h को आपने x से रिप्लेस कर दिया, y को ये k को आपने y से रिप्लेस कर दिया, तो बनने वाली इक्वेशन आ रही है आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 4।
और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए तो सेकंड पार्ट पर चलते हैं इस क्वेश्चन के। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, देखिए हमें ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि लेट एस बी द सर्कल इन एक्स वाई प्लेन डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये तो एज इट इज ही दे रखी है। लेकिन इन्होंने सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा है, जे एडवांस 2018 का ये सेकंड पार्ट था ये क्वेश्चन का। लेट कैपिटल पी बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल एस विद बोथ कोऑर्डिनेट्स बीइंग पॉजिटिव, let the tangent to capital S at P intersect the coordinate axis at points M and N, then the midpoint of the line segment MN must lie on the curve। ये भी लगभग वैसा सा ही क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि हमें थोड़ा सा इसके अंदर लोकस का आइडिया अपने माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आप देखेंगे क्वेश्चन हद से ज़्यादा सिंपल दे रखा है। ऐसा इन्होंने क्यों कर रखा है ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आप देखेंगे और इसकी एक रफ फिगर को ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि एक सर्कल हमारे पास इस टाइप का सा यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और यहाँ पर इन्होंने हमें यह भी बोल रखा है कि एक पॉइंट पी को इस तरीके से कंसीडर करना है कि जो दोनों के दोनों जो कोऑर्डिनेट रहेंगे उस पॉइंट पी के वो पॉजिटिव रहने चाहिए। और क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर किसी एक पॉइंट पी को एज्यूम कर लिया। लेट से इसको अभी के लिए आप कोई भी पॉइंट मान सकते हो, x1 y1 या h कॉमा के करके कुछ भी मान सकते हो। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, इन्होंने बोला है लेट द टेंजेंट टू एस एट पॉइंट पी इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब इस पॉइंट P पर अगर हमने किसी एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया तो वो टेंजेंट इस पर्टिकुलर एस सर्कल पर जो हमने ड्रॉ करी है वो एक्स वाई एक्सिस को M और N पर इंटरसेक्ट करती है। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोल रखा है, देन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट MN, मतलब हमें इस MN का जो मिड पॉइंट होगा, लेट से मिड पॉइंट किसी पॉइंट R पर आ रहा होगा तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। बहुत सिंपल सा है। अगर हम ध्यान दें कि अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को x1 y1 तो मान ही सकते हैं, अगर हम यहां पर पोलर कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं जिससे कि हमारी टेंजेंट की इक्वेशन काफ़ी इजी बन के निकल के आ सकती है, तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो सकता है। वो कैसे, आपने x1 y1 हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम पॉइंट P को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे किसी एक ऐसे पॉइंट को एज्यूम करने की जिससे कि हमारा जो मिड पॉइंट है वो इजीली एक कर्व के लोकस की इक्वेशन को दे पाए। वो क्योंकि हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर इन्होंने सर्कल की इक्वेशन के अलावा और कुछ हमें नहीं दे रखा है। और हम जानते हैं कि जब भी हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो लोकस निकालने के लिए हम ऑलमोस्ट 99.99% केसेस के अंदर अपने पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। तो अगर हम सर्कल के इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पोलर कोऑर्डिनेट देखते हैं तो वो हमारे पास हो जाएंगे a cos थीटा एंड a sin थीटा। यहाँ पर जो a है वो इस सर्कल की रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और a कितना है हमारे पास 2, तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 cos थीटा एंड 2 sin थीटा। अब अगर हमारे पास ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 cos थीटा एंड 2 sin थीटा, तो हम जानते हैं अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर सिचुएटेड है और उस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं तो उसकी इक्वेशन कुछ x1 प्लस y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर, या यहाँ पर जैसे 4 दे रखा है उसके हिसाब से लिखी जाती है। तो अगर मैं इन पॉइंट्स का यूज करके टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूं इस पॉइंट P की वजह से, तो वो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास x1 2 cos थीटा प्लस y टाइम्स ऑफ y1 2 sin थीटा इक्वल्स टू r स्क्वायर। वो कितना दे रखा है मुझे 4। तो यहां से अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूंगा, ये हो जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू 2। ये मेरे पास लेट से इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब अगर मुझे m और n के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो ये तो बिल्कुल ही बच्चों का खेल हो गया है हमारे लिए। अगर हम
x कोऑर्डिनेट को 0 कर देंगे तो y की वैल्यू आ रही है 2 cosec थीटा, मतलब 2 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, n के कोऑर्डिनेट। तो n के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास 0 एंड 2 cosec थीटा। एंड अगर हम y कोऑर्डिनेट को 0 कर देंगे तो x के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास 2 sec थीटा। तो हमारे पास m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ये कितने हो रहे हैं 2 sec थीटा एंड 0। अब हमारे पास m और n दोनों के ही कोऑर्डिनेट आ गए हैं। हमें मिड पॉइंट, लेट से अभी के लिए हमने r बोला था, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हम समझ पा रहे हैं r के कोऑर्डिनेट निकालने का सिंपल सा तरीका है, दोनों के ही कॉरस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट, उन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अपना क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 2 sec थीटा प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 एंड y कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारे पास 0 प्लस 2 cosec थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास sec थीटा एंड cosec थीटा। अब क्योंकि हमें इस r जो मिड पॉइंट बोल रखा था, इसके लोकस की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन कर्व में से किसी एक कर्व से मैच करेगी। तो हमने क्या करा, इस r को अभी के लिए क्या मान लिया, h, k। अगर ये हम h, k मान लेंगे तो हम ध्यान से देखेंगे h इक्वल्स टू, तो हमारे पास आ रहा है sec थीटा एंड k इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास cosec थीटा। और हम देखेंगे यहां से sec थीटा एंड cosec थीटा में वैसे तो डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर हम इन्हें साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसा कि एक्चुअल में हमारे पास इक्वेशन के अंदर भी था, तो हम बहुत ही यूजफुल रिजल्ट निकाल सकते हैं। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 करके। तो हमने क्या करा, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, वो कितना हो गया हमारे पास 1/h, और यहां से हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 1/k। और यहां से हमने ट्रिग्नोमेट्री की उस बेसिक आइडेंटिटी को यूज करा जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज में नंबर 1 पर आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जैसे ही आपने ये लिखा तो आपके पास रिलेशन आ रहा है 1/h स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और यहां पर आपने h और k को रिप्लेस कर दिया x एंड y से। तो ये इक्वेशन आपके पास थोड़ा सिंप्लीफाई करके हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, एलसीएम लेने पर ये कितना आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और उसको आपने RHS में भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो रिक्वायर्ड आपके पास इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ऐसी हमारे पास ये इक्वेशन है, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कैसा भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए, और वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।